हेलो गाइस, माई सेल्फ डिम्पल शर्मा। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद आरडी शर्मा। और आज हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का और हमारा आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, हम आज के यूनिट में देखेंगे कि लास्ट हमारे पास क्या बचा था, सीबैक इफेक्ट। और ये क्या है, बेसिकली एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है जो किसी साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर हम कोल्ड जंक्शन एंड हॉट जंक्शन लेते हैं और फिर कॉपर एंड आयरन से कनेक्ट करते हैं उन दोनों जंक्शन से। तो इस तरह से थर्मो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे बोलते हैं और सीबैक इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग सीबैक इफेक्ट। ओके गाइस, हमने डायग्राम बना दिया है। दिस इज कोल्ड जंक्शन, दिस इज हॉट जंक्शन। ओके, और हमारे पास है ये कॉपर एंड ये वायर है आयरन का, और हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया है ताकि हमको इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो हमको इसकी जानकारी मिल जाए। यहाँ से करंट फ्लो होगा फर्स्टली, और यहाँ से जब करंट फ्लो होगा और फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से इस ओर जाएगी। ओके, और बीच में आता है हॉट जंक्शन। जो करंट फ्लो होता है कॉपर से Fe की ओर। ओके, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि करंट थर्मो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। थर्मो इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि ये हीट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ कोल्ड है, यहाँ हॉट है, सो इलेक्ट्रॉन्स हॉट से हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है और करंट की डायरेक्शन इस ओर हो रही है। ओके, तो करंट प्रोड्यूस हो गया और जो करंट है वो CO से Fe की ओर होगा वाया हॉट जंक्शन। ओके, हॉट जंक्शन बीच में आएगा। सो इसका एक इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, हॉट कॉफी। हॉट जंक्शन से कॉफी, कॉपर Cu से Fe। ओके, आयरन की ओर, ये होती है करंट की डायरेक्शन। ओके, और ये सीबैक इफेक्ट जो है वो इन दोनों मटेरियल्स के लिए भी ही नहीं है, कॉपर और आयरन ही नहीं, उन्होंने Sb और Bi, एंटीमनी एंड बिस्मिथ को भी यूज किया था। यहाँ पर अगर हम Sb लगा दें, यहाँ अगर Bi लगा दें और इसको अगर रिवर्स कर दें, कोल्ड जंक्शन यहाँ, हॉट जंक्शन यहाँ, उसका डायग्राम क्या होगा, Sb से Bi, उसके अंदर करंट फ्लो होता है। मैं आपको ओरली बता देती हूँ, Sb से Bi की तरफ जो है करंट फ्लो होता है और इसमें जो बीच का किसके थ्रू होता है, तो कोल्ड जंक्शन के थ्रू होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बीच में था हॉट जंक्शन, यहाँ पे होगा कोल्ड जंक्शन। इट मीन्स Sb जो है वो अगर यहाँ है और Bi यहाँ पर है, अगर इसकी जगह Sb है और अगर इसकी जगह Bi है, ओके, और यहाँ अगर कोल्ड है, ओके, रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ हॉट है, तो यहाँ Sb से Bi की तरफ करंट फ्लो होगा और यहाँ ये कोल्ड जंक्शन हो जाएगा। ओके, ये इसका सेकंड एग्जांपल है। दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज फर्स्ट वन, Cu और Fe का। ओके, ये दो एग्जांपल्स हैं। इसके थ्रू हमने देखा कि जो इफेक्ट था हमारा सीबैक इफेक्ट या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ था कि जब एक जंक्शन को हमने व्हेन वन जंक्शन केप्ट कोल्ड, इसको हमने कोल्ड रखा और सेकंड एंड अदर जंक्शन भी हॉट, then the current produced हुआ जो कि which is indicated by G, it means galvanometer, and this thermoelectric current flows through Cu to Fe, और इस thermoelectric current Cu से Fe की ओर फ्लो होगा और इस इफेक्ट को बोलेंगे सीबैक इफेक्ट या थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसका ग्राफ देखते हैं अब हम नेक्स्ट। ये जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है। ओके, पैराबोला ग्राफ होता है हमारा, और ये TC रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, दिस इज Tn टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल, इसकी डेफिनेशन हम अभी देखेंगे, एंड दिस इज Ti टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की और टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल की हम डेफिनेशन देखेंगे, बट बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ओके, Cu से Fe की तरफ, जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो उसको टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल बोलेंगे। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होगा कि एक फिक्स टाइम के बाद ये जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन इन्वर्स हो जाएगी, तो जिस टेम्परेचर पर इसकी डायरेक्शन इन्वर्स हो जाएगी उसी को बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ओके, बेसिकली यहाँ Fe से Cu की तरफ करंट फ्लो होगा तो उसी को हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, और ये नीचे की ओर जा रहा है। ओके, इट मीन्स ये EMF है, ये हमारा टेम्परेचर है, और यहाँ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, दिस इज टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल एंड दिस इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो एक फिक्स टाइम पे करंट तो मैक्सिमम होगा। ओके, करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है Cu से Fe, बट एक फिक्स टाइम के बाद जब करंट की जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम करंट फ्लो होगा इसके अंदर। ओके, अब जैसे जैसे करंट कम फ्लो होगा और एक फिक्स टेम्परेचर पे ये जो करंट है वो इन्वर्स हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ओके, इसकी डायरेक्शन इन्वर्स हो जाएगी और उसी टेम्परेचर को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे। और ये जो नीचे की ओर आपको ग्राफ दिख रहा है, ओके, ये नेगेटिव में जाएगा। ओके, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन दिख रही है वो सिंपली इसके रिवर्स डायरेक्शन को
बता रही है कि ये जो करंट है वो रिवर्स में फ्लो हो रहा है। और ईएमएफ लो या फिर आई लो, बिकॉज वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो हम ईएमएफ को मान करके ये ग्राफ हमने बनाया है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। Okay guys, temperature of neutral, the neutral temperature at which the value of thermoelectric current is maximum. Okay, जिस टेम्परेचर पे थर्मोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ग्राफ के अंदर हम देखें तो दिस इज EMF एंड दिस इज T एंड वी हैव दिस इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, ये हम फिक्स वैल्यू लेते हैं, दिस इज टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल एंड इट विल बी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल क्या होती है, एट विच द थर्मोइलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। ओके, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। ओके, तो ये जब होता है वो टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर एट विच द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकम्स रिवर्स। ओके, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। यहाँ तक तो करंट फ्लो हो रहा है बट डिक्रीज हो रहा है, बट उसकी डायरेक्शन तो वही है, उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो होगा उसमें उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सो गाइस नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन टी एन टी आई एंड टी सी, टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल, इन्वर्जन एंड कोल्ड जंक्शन। ओके, इन तीनों टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, टी एन जो होता है और टी आई एंड टी सी का मीन होता है टी आई प्लस टी सी डिवाइड बाय 2। ओके, टी एन इज द मीन ऑफ बोथ टी आई एंड टी सी। सो ये रिलेशन है और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इस सबसे पहले हम ग्राफ की हेल्प से इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हम देखें तो टी एन टेम्परेचर कितना होगा, इतना माइनस टी सी कर दे तो बचेगा इतना। ओके, और टी आई माइनस टी एन कर दे तो भी इतना ही बचेगा, ये और ये इक्वल है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि टी एन माइनस टी सी, ओके, दिस माइनस दिस। ओके, यहाँ नेगेटिव में भी टेम्परेचर होगा। ओके, कोल्ड जंक्शन का कोई ना कोई टेम्परेचर तो है, ये जीरो नहीं है इसका मीन्स। ओके, कि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन तो जीरो है, कुछ भी टेम्परेचर तो होगा ही। सो टी एन माइनस टी सी। ओके, तो बचेगा क्या, ये दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, दिस इन दोनों के बीच का, इसको क्या लिख सकते हैं, टी आई माइनस टी एन, टी आई माइनस टी एन। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको यहां ट्रांसफर करो, 2Tn इज इक्वल टू टी आई प्लस टी सी। ओके, ये प्रूफ हो गया। सो इट विल इंप्लाइज दैट Tn इज इक्वल टू टी आई प्लस टी सी बाय 2। ओके, सो जो टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल होता है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है, सॉरी द करंट जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होता है वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन का मीन होता है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो। ओके गाइस, एलसी ट्रांसमिशन लाइन हम पढ़ रहे हैं कि जो करंट को ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर ही बेस्ड है ये कि ट्रांसमिट कर रहे हैं हम यहाँ पे करंट को एलसी की हेल्प से। ओके, एलसी सर्किट होता है इसके अंदर, इसलिए इसका एलसी ट्रांसमिशन लाइन कहा गया है। तो हम पढ़ रहे हैं एलसी ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एंड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप जनरेटर से हमारा करंट फ्लो होकर हमारे घर तक आ रहा है, ओके, वहां तक के लिए जो डिस्टेंस होती है, तो अलग अलग डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं कि पैरेलल वायर होते हैं, ट्विस्टेड वायर होते हैं और कोएक्सियल वायर्स होते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं पैरेलल वायर। इसका थोड़ा बहुत बेसिक ले लें। ओके, करंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, मेन हमारा यही मोटो है कि हम करंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नाम से ही ले रहे हैं, पैरेलल वायर्स होते हैं और यहाँ पे इनका इंसुलेशन पीवीसी या ऐसा इंसुलेशन इसका यूज करते हैं, ताकि ये वायर जो है इन दोनों के बीच में हम मीडियम एक यूज कर लेते हैं। तो पीवीसी का इंसुलेशन होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, और ये वायर जो होते हैं वो कॉपर के होते हैं। अब यहाँ हम पीवीसी इंसुलेशन क्यों करते हैं, अगर हम पीवीसी इंसुलेशन नहीं करेंगे तो ये दोनों जो वायर है वो एक दूसरे को करंट फ्लो हो रहा है, इस वजह से दो वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर कैपेसिटर भी बन सकता है, एक में पॉजिटिव चार्ज या दूसरे में नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कैपेसिटर बन जाएगा। करंट हमारा जो मोटो है वो हमारे पास क्लियर नहीं होगा, तो हम इसके बीच में पीवीसी इंसुलेशन करते हैं, पीवीसी। ओके, इसका इंसुलेट कर देते हैं इन दोनों वायर को। ओके, और वायर लेते हैं हम कॉपर के। जो ये पैरेलल वायर्स हैं, इसकी प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। ओके, स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। ओके, तो इसका हम लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज नहीं करते बहुत। ओके, ये जैसे कि कॉपर का वायर है CU। ओके, यहाँ पे भी हम कॉपर ही ले रहे हैं, कॉपर बेस्ट होता है क्योंकि लेस एक्सपेंसिव होता है और इसके ऊपर हम इंसुलेशन कर देंगे। ओके,
पीवीसी इंसुलेशन किया है हमने इसके ऊपर, पीवीसी इंसुलेशन। ओके, और सेम के सेम एक और वायर हम लेंगे जो इससे ट्विस्ट करेगा। ओके, इसको भी हम इंसुलेशन कर देंगे। डायरेक्ट कॉपर टू कॉपर वायर टच नहीं हो रहे हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर एक दूसरे को ट्विस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ट्विस्टेड वायर। एज ए एंटीना ये कॉपर बिहेव करने लगता है। ओके, सिग्नल्स को, एंटीना क्या होता है, सिग्नल्स को लेना या ट्रांसफर करना। ओके, ये दोनों काम एंटीना करता है। तो ये जो कॉपर है वो एज अ लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम इसको यूज करें तो एज ए एंटीना वर्क करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ये भी अब नहीं चलेगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस हो तो अब ये भी हमारे पास काम नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, जो सबसे बेस्ट है उस वो क्या है हमारे पास, कोएक्सियल। ये हमारे पास Cu है और ये इंसुलेशन आ गया। ओके, दिस इज इंसुलेशन एंड दिस इज आल्सो Cu। ओके, एंड दिस इज आल्सो इंसुलेशन। आप समझ रहे हैं, एक के अंदर एक, सेंटर उनका सेम रहेगा। ओके, दिस इज द सेम सेंटर बट इनका ये दोनों एक दूसरे को कोएक्सियल करेंगे। और अगर हम इसका दूसरी तरह से देखें तो ऐसे भी बनाएंगे। ओके, जैसे कि इसके अंदर कॉपर वायर है और फिर हम इसको इसको इंसुलेट कर रहे हैं और फिर इसके अंदर ये कॉपर वायर आ गया, उसको फिर से हम इंसुलेट करेंगे। ओके, और इसके अंदर फिर से एक कॉपर वायर आ जाएगा Cu। ओके, एंड दिस वी हैव आल्सो Cu और दिस इज इंसुलेशन। ओके, तो ये कोएक्सियल वायर्स जो होते हैं वो वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारे पास क्या है, कोएक्सियल। हमने क्या पढ़ा, पैरेलल वायर्स, सेकंड ट्विस्टेड वायर एंड थर्ड हमने पढ़े कोएक्सियल वायर। उनका हमने डायग्राम भी एक बार बना के देख लिया और मैंने आपको ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताया, मैंने ओरली आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि इसको यूज क्यों नहीं करते, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, जिसकी वजह से हमको नेक्स्ट चीज पे आना पड़ा। ओके, मेन हमारे पास इसका फायदा क्या है कि इसके अंदर जो पावर लॉस होता है, पी लॉस, ओके, पी लॉस बहुत कम होता है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इसका यूज करते हैं तो हम इसको जितनी पावर दे रहे हैं उसमें बहुत ही माइनर लॉस होगा, बहुत ही कम लॉस होगा। लॉस तो ऑब्वियस होगा ही सही, बट बहुत कम लॉस होगा हमारे पास। ओके, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है Z(C) वो भी लो होता है। ओके, हमारे पास ZC जो होता है वो भी लो होता है। ZC क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओके, वो भी बहुत कम होता है तो करंट फ्लो इजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे छोटी मोटी डेफिनेशन रहेगी, जैसे कि सैचुरेशन करंट क्या होता है, डार्क करंट क्या होता है। ओके, वो भी हम एक बार देख लेते हैं और इसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सैचुरेशन करंट क्या होता है, ये माइनर सी डेफिनेशन है। जो मैक्सिमम करंट किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो होता है तो उस करंट को सैचुरेटेड करंट बोलते हैं। ओके, the maximum current flows through the circuit is called IS, saturation current. Okay, next है dark current. Dark current क्या होता है, the current flows without any incident photon. अगर किसी मेटल शीट के अंदर, हमने प्रीवियस क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था जिसके अंदर हमारे पास एक सोर्स होता है, मेटल शीट होती है। ओके, और फोटोन्स इंसिडेंट करते हैं। फोटोन्स क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सोर्स से जब फोटोन हमारे मेटल शीट के अंदर इंसिडेंट करते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस्केप करते हैं उस मेटल से। ओके, और करंट फ्लो होता है, तो वही होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये इंसिडेंट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये जो फोटोन्स हैं जब वो इस मेटल के ऊपर इंसिडेंट नहीं होंगे, ओके, विदाउट, ये सोर्स है हमारे पास पर फोटोन जो है वो इंसिडेंट नहीं हो रहे, हमारे पास कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल रही है, तो भी हमने ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि ये जो मेटल शीट होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं डार्क करंट। की कोई भी फोटोन हमारे ऊपर इंसिडेंट तो हो नहीं रहे मेटल शीट के अंदर, तो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी करंट को बोलते हैं डार्क करंट। ओके, ब्लैक करंट। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऐसे होती है, फर्स्ट होती है फॉर स्टेडी स्टेट्स, स्टेडी मीन्स रुका हुआ। ओके, स्टेशनरी, स्टेडी फील्ड्स, एंड सेकंड होती है फॉर नॉन स्टेडी फील्ड्स या टाइम वेरिंग फील्ड्स। ओके, टाइम के साथ वेरिएशन होता है उन फील्ड्स के लिए, तो स्टेडी फील्ड्स जो होती है उनके लिए और टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, गाइस हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग यहाँ से होगी I इक्वल टू इंटीग्रेशन, करंट है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी ए, और यहाँ J क्या है, करंट डेंसिटी, J इक्वल टू I बाय A होता है। ओके, तो J इंटू डी ए क्या है, इट मीन्स J क्या है, I बाय A
इंटू ये भी एक तरह की फॉर्म है एरिया की ही, ए फॉर एरिया, ए रिवर्स टू सरफेस एरिया, तो ए से ये कैंसिल होकर के ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि आई आ रहा है हमारे पास। ओके, तो स्टार्टिंग हमारे पास ये रखनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी फील्ड्स, हम जब निकालेंगे तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। ओके, आई इज इक्वल टू जे, ये वेक्टर है, एंड डी ए। ओके, ए इज क्लोज्ड सरफेस एरिया। ओके, यहाँ पे ए जो है वो क्लोज्ड सरफेस एरिया है, तो उस एरिया में से जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर ए है हमारे पास और इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, आई फ्लो हो रहा है, तो ये अगर क्लोज्ड सरफेस एरिया है तो इस क्लोज सरफेस एरिया में जितना करंट बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा। इट मीन्स जितना चार्ज बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, ये एक तरह की चार्ज की फॉर्म ही है, तो जितना चार्ज बाहर जाएगा उतना चार्ज अंदर आएगा, एंटर होगा और बाहर जाएगा, वो इक्वल होगी इसकी क्वांटिटी। सो द टोटल, और ये एक तरह का क्लोज्ड सरफेस एरिया हमने लिया है, तो जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर जाएगा। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है उस सरफेस के अंदर वो जीरो के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि कोई भी चार्ज वहां रुक नहीं रहा है। ओके, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जैसे कि 5 कूलम आ रहा है तो 5 कूलम जा भी रहा है, तो इसके अंदर कोई भी जो चार्ज है वो रहेगा नहीं। ओके, स्टेडी फील्ड्स में। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो करंट की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल होगी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है एंड इट इज क्लोज्ड सरफेस। ओके ओके, सरफेस इंटीग्रल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमने एरिया डी ए लिया है। ओके, हाँ, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने डाइवर्जेंस थ्योरम देखी है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, जो सरफेस एरिया इंटीग्रल होता है उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, सो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ए जे डॉट डी ए, हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी। ओके, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये है जीरो के इक्वल। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम यूज की है। अगर एरिया इंटीग्रल हो तो डाइवर्जेंस लगा करके इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं कि बेसिकली इसमें करना क्या है, अगर एरिया इंटीग्रल है तो उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया, डीए की जगह डीवी लिख दिया। ओके, ये तो एज इट इज किया और जे के साथ डाइवर्जेंस का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डाइवर्जेंस को डेल भी लिख सकते हैं। ओके, डेल डॉट जे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, डेल डॉट जे। ओके, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यही हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम। और ये हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू ये जीरो के इक्वल थी, इक्वल टू जीरो। ओके, और यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी फील्ड्स, यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और डाइवर्जेंस को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हैंस हम इसको बेसिकली क्या लिखेंगे, ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी फील्ड्स। Del dot J is equal to zero. Here del is divergence and J is current density. ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स। टाइम के साथ जो वेरिएशन होता है जिन फील्ड्स के अंदर, उसके अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी। ओके, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स वी नो दैट चार्ज इज प्रेजेंट इन कंडक्टर। अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टर रहते हैं, इसके अंदर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वही चार्ज है वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं उस कंडक्टर के अंदर। ओके, एंड एज द करंट फ्लो थ्रू इट, जैसे ही करंट फ्लो होगा वो जो चार्ज से वो भी वेरी होने लगेंगे, कम ज्यादा होने लगेंगे, क्योंकि करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। सो इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट कंडक्टर, अगर जो रो है उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू होती है Q बाय V। ओके, Q अगर इसके अंदर चार्ज है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है Q डिवाइड बाय V। ओके, इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन हमने पहले क्या लिया था, सरफेस एरिया ए लिया था। ये फर्स्ट स्टार्टिंग क्या है इसको हमको लर्न रखना है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी रो बाय डी टी डी वी, क्योंकि रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इसका इसके रेस्पेक्ट में
हमने टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है और इस होल का इंटीग्रेशन, ये इसके इक्वल होगा। अब ये इक्वल कैसे हुआ, लॉजिकली मैं आपको बता दूं तो रो क्या है, क्यू बाई वी, ओके, और डी वी है एज ए वी की फॉर्म। सो अगर हम ऐसे देखें तो रो को हमने लिखा है क्यू बाई वी, ओके, एंड यहाँ लिखा है डी वी। सो डी बाय डी टी ऑफ क्यू बाई वी डॉट वी, ओके, ये वी की भी फॉर्म है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो डी क्यू बाई डी टी होता है करंट के इक्वल। तो ये पूरा जो आ रहा है वो हमारे पास करंट के इक्वल आ रहा है। और हमने प्रीवियस में भी मैंने आपको करके बताया था कि ये जो वैल्यू है वो भी करंट के इक्वल आती है, ओके, आई इज इक्वल टू ये होता है, तो आई की जगह हमने इसको लिख दिया है। अब ये नेगेटिव चार्ज साइन क्यों आया, तो ये जो है वो चार्ज का डिक्रीमेंट शो कर रहा है कि जो कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज डिक्रीज हो जाएंगे, ये नेगेटिव उसको शो कर रहा है, ओके। तो इसको हम या तो आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए या फिर इसका एक तरीका भी मैंने आपको बताया कि ये करंट के इक्वल होता है, और करंट के इक्वल कैसे होता है ये वो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, ओके। रिंग फील्ड्स, ओके, अब हमारे पास यहाँ डीवी है, ओके, दिस इज क्लोज्ड, ओके, एंड हियर v इसका इंटीग्रल है, यहाँ dv है और यहाँ d है। हम इसके अंदर अगर डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें और एरिया को dv के अंदर वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर चेंज कर दें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, मैंने आपको बताया था इंटीग्रल इसका चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट करते हैं दोनों का डॉट जे, और यहाँ हो जाता है dv, ओके, क्योंकि हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं डाइवर्जेंस को, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस v डी रो बाई डी टी डॉट dv, ओके। यहाँ से हमारे पास इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इम्प्लाइज दैट डाइवर्जेंस ऑफ j बच जाएगा और यहाँ से माइनस डी रो बाई डी टी बच जाएगा। सो डाइवर्जेंस को डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल डॉट j is equal to minus d rho by dt, ओके। और यही जो इक्वेशन है वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स। यहाँ पे रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जे है करंट डेंसिटी, डेल डाइवर्जेंस, एंड इसका dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, ओके। तो डेल डॉट j इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई dt, यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स, ओके। नेक्स्ट मैं आपको ओरली एक और बात बता देना चाहती हूँ, नॉनोमिक डिवाइसेस क्या होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया कि विच डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉनोमिक डिवाइसेस एंड नॉनोमिक सर्किट्स, ओके। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल होगा टॉर्च बल्ब, हम जो टॉर्च चलाते हैं वो नॉनोमिक डिवाइस होता है, और नेक्स्ट फोटो डायोड, फोटो जो डायोड होता है वो भी नॉनोमिक होता है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल शिल्डिंग। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है, स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग, जो कि कंडक्टिंग होनी चाहिए, स्फेरिकल शेल, ओके, और ये होनी चाहिए होलो, ओके, होलो, होलो मीन्स चार्ज जो है Q वो एब्सेंट होना चाहिए इसके अंदर, ओके, क्योंकि ये जो इसका बाहर का जो शेल का जो पोर्शन है वहां तो चार्ज होगा ही क्योंकि वो कंडक्टिंग है, इसके अंदर का जो पोर्शन है उसके अंदर चार्ज एब्सेंट होना चाहिए। इसको हम थ्योरेटिकली क्या लिख सकते हैं, फैराडे शोज दैट, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज एब्सेंट इफ चार्ज इज नॉट प्रेजेंट इन इट। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बाहर कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इसके अंदर चार्ज एब्सेंट है, ओके। ये इनका एक्सपेरिमेंट था और इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया था। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाई थी और उसके अंदर खुद जो चार्ज डिटेक्टिंग डिवाइसेस रहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोस्कोप, वो लेकर के वो खुद इसके अंदर बैठे थे और उन्होंने इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। डिटेक्टिंग डिवाइस थी वो, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट नहीं हुई, ओके। तो ये उन्होंने शो किया था और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है आज की मॉडर्न लाइफ में। इसका एप्लीकेशन है अगर किसी भी सब्सटेंस या किसी भी डिवाइस को अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो आप इस होलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर उसको रख सकते हैं, ओके। और इन शेल्स को ही हम आजकल फैराडे शेल्स बोलते हैं, ओके। Okay guys, thanks for watching my video. If you like it then please like, subscribe my channel, comment it and
ओके तो आज हमारा इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक फिनिश हो गया। ये हमारा जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 3 नेम था इलेक्ट्रिक करंट, आज हमने फिनिश कर दिया। छोटे बड़े जो भी टॉपिक बाकी थे हमने पूरे को फिनिश कर दिया। और अगर आगे आपको लग रहा हो कि कोई टॉपिक बाकी रह गया है तो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर जरूर एक और वीडियो बना दूंगी। ओके और मैं ऐसा मान लूंगी आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।